नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस जो रोज 8 बजे चलती हैं उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और साथ ही साथ नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे। मैं नोट्स इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका अकेला सहारा बचता है आपका नोट्स, जिसको रिवाइज करने में आपके हाथों की लिखी राइटिंग में जब वो होता है तो बहुत कम समय लगता है और आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि आपने खुद वो नोट्स बनाया होता है। बोलो क्लियर है? तो आप लोग नोट्स बनाते रहें। और हमने जैसा कि ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और ज्योमेट्री खत्म होने वाली हो गई है ऑलमोस्ट। हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया, ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक। और क्वाड्रिलेटरल में हमने जो बेसिक चीज़ें थी, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रोम्बस पढ़ा। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में अगला टॉपिक हम जोड़ेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और जो कॉपीराइट क्लेम कल आया था उस पर आपका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब रियली मुझे एक्सपेक्टेड तो था क्योंकि तुम इतना जेन्युइनली मुझे मतलब क्या एक भाई की तरह, और क्या बताएं, मतलब इस इसको थैंक्स कहने में, थैंक्स बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो ये मानो कि बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टेंगल, तो कॉपी में डाल लो रेक्टेंगल हेडिंग। और फिर हम आज से एक चीज़ मान लेना कि अब मैं दोगुनी एनर्जी से पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। और टेलीग्राम पे जब आपको पता होगा, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ ई बुक के फॉर्म में, तो वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। बोलो क्लियर है? हेडिंग डाल दिया, आयत, रेक्टेंगल। चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि डिफिनीशन, आप सबको आयत क्या होता है ये तो पता ही होगा, पता है ना? नहीं पता तो भी आज सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया ये क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल्स। ये क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण, 4 ही कोण होते हैं, यानी चारों कोण राइट एंगल यानी कि समकोण हो, उसको आयत बोल देते हैं। छोटी सी डिफिनीशन बनती है कि एक ऐसा चतुर्भुज, मान लो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी कोण 90-90 अंश के हो जाएं, यानी ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, सीधे आप बोल दोगे कि ये क्या है? रेक्टेंगल या आयत है। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल या आयत। यहां से डिफिनीशन क्या बन के आई? बहुत छोटी सी डिफिनीशन बन के आई कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों एंगल क्या हो? राइट एंगल हो, उसे हम क्या बोल देंगे? रेक्टेंगल यानी आयत बोल देंगे। आगे कहा गया मोर ओवर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, आपसे कहा गया कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, यानी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। पैरेललोग्राम की परिभाषा क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की। आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हों तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हमने कहा आयत जो हमारा है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है? आपने कहा बिल्कुल होल्ड कर रहा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है? आपने कहा बिल्कुल कर रहा है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा देखो। आपने कहा भैया देखो तो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। और आयत में सेम चीज होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ कि पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम जो होता है उसके एंगल 90 डिग्री होने जरूरी नहीं होते। बस आयत में यही प्रॉपर्टी हो गई कि पैरेललोग्राम हो और उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएं। यानी पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए तो हमारा क्या बन जाएगा लल्ला? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो आप लिख लो, लिख लो, लिख लो कि एक ऐसा पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण क्या हो? चारों कोण 90 अंश के हो जाए वो रेक्टेंगल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजा यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। हमने कहा यहाँ पे भी है। वहां पे एक प्रॉपर्टी थी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर भी होती हैं, यहां भी हो रही है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी थी कि पैरेललोग्राम में
90 डिग्री होना जरूरी नहीं, यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, यानी 90 डिग्री भी हो रहा है, तो ये पैरेललोग्राम अपने आप हो गया। यानी आप इसकी डिफिनीशन चाहे ऐसे कहें कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों कोण 90 अंश हो, या फिर हम ऐसे कह दें कि एक ऐसा पैरेललोग्राम यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 90 हो जाए, तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब आपने कहा कि अभी तक कहा था कि चारों 90 डिग्री होनी चाहिए, अब केवल एक कह रहे हो, बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, पैरेललोग्राम, मान लो ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैंने कहा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर। मैंने कहा एक एंगल 90 ले लो, आपने कहा ये लो 90 डिग्री मैंने ले लिया। आपने कहा कि मैंने क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, एक एंगल को 90 डिग्री में ले लिया। आपने कहा एक बात बताओ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी अगर B 90 है तो D भी 90 होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका योग 180 अंश होगा। आपने कहा अगर B 90 है और 180 A + B बराबर है तो A भी 90 और A 90 तो C भी 90, क्योंकि अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो मैंने कहा कोई एक कोण अगर 90 डिग्री कर दोगे तो बाकी तीनों अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे, बाकी तीनों अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे, बस काम खत्म। आपने कहा एक पैरेललोग्राम ले लो, उसका कोई एक कोण यानी कोई एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो आपका वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, बोलो क्लियर है इतना, बोलो क्लियर है इतना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कि आपको दो डिफिनीशन पता चल गई कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स बराबर हों, बराबर हैं। देखो आयत में अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, हमने कहा पैरेलल है। हमने कहा कि और क्या होना चाहिए, हाँ बगल बगल के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, आयत में वो भी होल्ड हो रहा है। बोलो क्लियर। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं यानी विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो गया तो इसके भी रेक्टेंगल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, यानी अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके भी जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। बस यही 4-5 प्रॉपर्टी थी। तो हमने कहा कि अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि ABCD अगर कोई क्या है, आयत है, तो AB बराबर CD होगा, AD बराबर BC, ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। बोलो क्लियर है। एंगल सारे 90 डिग्री हो ही गए, प्लस डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम अगर होता है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करें यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बस आपका खत्म। और आपको पता है कि चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, यानी कि इसमें इतना तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी और इसमें चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, यानी एंगल A भी 90, एंगल B भी 90, एंगल C भी 90 और एंगल D भी 90। अगर चारों 90 90 90 तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल या कोई एक एंगल 90 हम ले लें तो वो अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमने डिफिनीशन जो पढ़ी कि चार समकोण वाला एक चतुर्भुज या फिर एक आयत के विपरीत पक्ष समांतर और बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि चार समकोण वाले समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं। यानी कि हमने कहा समांतर चतुर्भुज इतना, ये प्रॉपर्टी और प्लस इतना अगर जुड़ जाए यानी कि उसके चारों कोण भी 90-90 हो जाए तो हमारा आयत बन जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आंख बंद करो, अब आंख बंद करो और बताओ मुझे एक बात कि मैं कहूं कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। आप कहेंगे चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेंगे। मैंने कहा इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे या नहीं। आपने कहा बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल बराबर होता है। मैंने कहा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी या नहीं। आपने कहा बिल्कुल होंगी, यानी कि AB पैरेलल टू CD हो जाएगा और AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। मैंने कहा कि अपोजिट साइड्स बराबर होंगी कि नहीं।
आपने कहा बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये भी प्रॉपर्टी होती है। बोलो क्लियर है। और एंगल 90 डिग्री कर लेना है। इतनी किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की। और एंगल 90 डिग्री कर लेने हैं, यानी ए बी सी डी 90 डिग्री अगर हो जाए तो ये हमारा क्या आकृति बन जाएगी? आयत बन जाएगी। यानी आप एक फिगर बना लो और ये लिख लो, यानी ए बी सी डी अगर ये हो तो आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए। देखो पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये बराबर इसके हो जाएगा, पैरेलल है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा। ये अगर ओ है तो डी ओ बराबर ओ सी, और ये बराबर इसके हो जाएगा। और आपको एंगल 90 डिग्री चारों देना है। डिफिनीशन क्लियर हो गई। आयत क्या होता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब आयत की प्रॉपर्टी अगर कोई पूछे तो आंख बंद करके बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या नहीं? विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सब? बहुत सुंदर। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही चीज़ें मैंने फिर से लिख दी कि एक आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। आपने देखा ही कि अगर कोई आयत बनाया जाए तो उसके सभी कोण, मैं इतना डिटेल में बार बार वही चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए, आपको फिर बाद में यही चीज़ें ना देखनी पड़े। यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी चारों 90-90 के होंगे। पहली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल 89 डिग्री है, आप बताओ वो आयत हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ वो आयत हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कहेंगे भैया चारों एंगल 90 होगा तभी वो आयत होगा, तो चारों क्या एक 89 हो गया तो अपने आप वो आयत की प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहा? बोलो क्लियर? बहुत सुंदर। यानी आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है। तीसरी अब इतनी चीजें पढ़ ली, अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ो। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि देखो एक अगर आयत है तो उसके विकर्ण यानी डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ। कितने डायगोनल होते हैं चार भुजाओं वाले आकृति में, यानी क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? आपने कहा डायगोनल का फार्मूला मैंने पढ़ा है, n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ n बराबर 4 पुट करेंगे तो 2 डायगोनल मिलेंगे। यानी ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी डायगोनल हो गया, ये भी डायगोनल हो गया। यानी कि आपने कहा अगर ये डायगोनल हो गया तो आपका सीधे बन जाएगा कि अगर डायगोनल हो गया तो क्या? डायगोनल की लंबाई बराबर होगी। यानी कि अगर आपसे कहा गया है, अगर आपसे कहा गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर आपसे कहा गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? उसके डायगोनल सेम लेंथ के हो जाएंगे। अच्छा ये प्रॉपर्टी क्यों होती है? डायगोनल बराबर क्यों होते हैं? आपको पता है कि 90 डिग्री ये एंगल होता है एंड 90 डिग्री दिस एंगल इज। ठीक है। आपको पता है अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। बोलो क्लियर? मैंने कहा एक डायगोनल आपको मिल रहा है ए सी, दूसरा मिल रहा है बी डी। अब अगर मैं ए सी कैलकुलेट करने जाऊं, ये एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा देंगे, यानी ए सी की लंबाई कितनी मिल जाएगी पाइथागोरस से? अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का वर्गमूल। बोलो क्लियर? ऐसे अगर मैं बी डी की लंबाई निकालने जाऊं, यानी इस वाले की लंबाई निकालने जाऊं इस ट्राइंगल से, तो आप कह सकते हैं बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर कितना हो जाएगा? बी डी बराबर सेम पाइथागोरस फिर से लगा दो, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का वर्गमूल। आपने कहा ए सी भी उतना बी डी भी उतना, तो अपने आप लंबाई में बराबर हो जाएंगे। बोलो क्लियर? यानी कि जो अगर आप ये प्रॉपर्टी लिख लो, हिंदी वाले लिखेंगे कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम इन लेंथ या आर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि डायगोनल जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा दूसरी चीज, डायगोनल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी लिख लेना कि अगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अभी आप क्वाड्रिलेटरल मैंने कहा, जब तक ये बता ना दूं कि ये आयत है तब तक आप मानेंगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी ये फिगर फॉर्म्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस और क्लोज शेप मिले तो हमें मिल जाएगा 4 साइड वाला पॉलीगॉन, और 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मैंने कहा ए बी बराबर सी डी हो गया, ये बराबर इसके हो गया, चारों एंगल 90 हो गए, चारों एंगल 90 हो गए, तो ये आयत बन गया। अब आयत हो गया। अब अगर ये आयत हो गया
तो एक प्रॉपर्टी इसकी और है कि जो इसके डायगोनल होंगे वो जरूरी नहीं कि किस पे काटें, जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री पे काटें। जरूरी क्या नहीं कि 90 डिग्री पे काटेंगे ही नहीं। आप ये ध्यान दो, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं कि इस आयत के लिए इस भुजा की लंबाई है 8 और इस भुजा की लंबाई है 6, यानी लंबाई और चौड़ाई। अब अगर ये 8 हो गया तो ये वाला 8 हो गया, और ये वाला 6 हो गया तो ये वाला भी 6 हो गया। बोलो क्लियर है? अब मैं एक बात पूछता हूं, अगर मैं लल्ला BD कैलकुलेट करूं तो BD कितना हो जाएगा? BD आप कहेंगे 10 हो जाएगा, और AC भी 10 हो जाएगा। आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 5 ऐसे, ये 5, ये वाला 5 ऐसे, ये वाला 5। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला क्या राइट एंगल है? आपने कहा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, ए भुजा 5 ये भुजा 5, तो ये वाला 5√2 होना चाहिए था। देखो पाइथागोरस लगाओ तो इसकी वैल्यू, यानी ये 90 के सामने की भुजा होती, कितनी होती? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का वर्गमूल 5√2 हो जाएगा। और ये 5√2 ना होके 8 है, यानी आपने कह दिया कि जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, यानी डायगोनल्स जो होंगे, विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? बाइसेक्ट तो करेंगे, यानी कि समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करेंगे। 90 डिग्री पे नहीं करेंगे, यानी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। अब मैं अगर यहां से आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये क्लियर हुआ कि 90 डिग्री पे क्यों नहीं करेंगे? क्लियर है? बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल मैंने पढ़ाया आपको जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं? परपेंडिकुलर किसके काटते हैं? बताओ, परपेंडिकुलर किसके काटते हैं? आपने कहा परपेंडिकुलर किसके कल मैंने बताया था आपको, कल वाली क्लास में जिस पे कॉपीराइट आया था उसमें बताया था आपको, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो किस पे काटते हैं? परपेंडिकुलर पे। यानी ये रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल को परपेंडिकुलर पे काटना चाहिए, परपेंडिकुलरली काटना चाहिए। आपने कहा यही प्रॉपर्टी तो नहीं होल्ड हो रही है, यानी अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती तो ये रोम्बस हो जाता, लेकिन मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती और साइड भी, एडजेसेंट साइड भी बराबर हो जाती तो ये रोम्बस हो जाता। लेकिन यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो आप ये पता होना चाहिए आपको, कई बार आप गलती कर देते हो कि अगर पूछा जाए कि डायगोनल किसके 90 डिग्री पे काटते हैं, तो एक चीज़ बताओ, पैरेललोग्राम में काटते हैं या रोम्बस में काटते हैं या रेक्टेंगल में काटते हैं? बताओ, ये तीनों पढ़ा चुका हूं, तो ये तीनों में से बताओ किसके काटते हैं? डायगोनल परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काटते हैं। अगर मैं कहूं बाइसेक्ट कौन कौन से करते हैं, तो इसका भी डायगोनल, इसका भी डायगोनल, इसका भी डायगोनल, तीनों के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं किसकी डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, आपने कहा केवल रेक्टेंगल के, इसके लिए। बाकी दोनों में मैंने ये नहीं बताया कि आपके जो डायगोनल होंगे वो बराबर लंबाई के होंगे, कि ऐसा बोला मैंने? नहीं बोला ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि परपेंडिकुलरली किसके काटते हैं, तो केवल रेक्टेंगल होगा, तो सॉरी रेक्टेंगल नहीं होगा, बाकी कौन होगा? रोम्बस होगा। यानी रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली काटते हैं, बाकी ना पैरेललोग्राम के ना रेक्टेंगल के। बोलो क्लियर हो गया? बाइसेक्ट तीनों के करते हैं, यानी कि तीनों के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बोलो क्लियर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें कि एंगल बाइसेक्टर होंगे या नहीं होंगे, देखो ABCD, अगर, अच्छा एक चीज बताओ, मैंने जैसे कहा कि जो रेक्टेंगल होगा उसके डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे ही नहीं, या काटना जरूरी नहीं है, दोनों में अंतर है। अगर मैं पूछूं काटेंगे ही नहीं, आप कहेंगे क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि वर्ग भी एक आयत है, वर्ग के भी चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो इसके तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं। बिल्कुल, वर्ग अगर हो गया वो तब तो काटेंगे, लेकिन वर्ग नहीं है तो नहीं काटेंगे। यानी वर्ग भी एक आयत है, अभी आगे पढ़ेंगे आप कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर कोई रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, जरूर देखो स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रेक्टेंगल स्क्वायर हो। इतना समझ आया?
क्योंकि रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड केवल बराबर होनी चाहिए, और स्क्वायर के लिए है कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा अगर स्क्वायर हो गया कोई रेक्टेंगल तब तो 90 पे काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। अच्छा, मैं यहाँ क्या बताने जा रहा था आपको, मैं ये बताने जा रहा था कि जो इसके डायगोनल होंगे किसके लिए, तो लिख लेना ये कि 90 डिग्री पे काटना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं काट सकते, काटना जरूरी नहीं। अब मैं आऊं, अगर स्क्वायर एक ले लूं, एक स्क्वायर ले लूं, और स्क्वायर के केस में पूछूं, सॉरी रेक्टेंगल के केस में पूछूं, एक मैंने ABCD एक रेक्टेंगल ले लिया, मैंने कहा कि इसके जो डायगोनल होंगे क्या ये एंगल बाइसेक्टर होंगे? आपने कहा जरूरी नहीं, यानी लिख लो कि डायगोनल्स नीड नॉट टू बी एंगल बाइसेक्टर, यानी जरूरी नहीं कि जो विकर्ण होंगे वो कोण समद्विभाजक होंगे। आपने कहा ऐसा क्यों गुरु? तो मैंने कहा ये देख लो, मैंने कहा ये भुजा अगर मैं 8 ले लूँ तो ये भुजा 6 ले सकता हूँ, क्योंकि ये इसमें तो कोई रिलेशन होता नहीं, अगर ये 8 है तो ये 8 होगा, ये 6 है तो ये 6 होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 8 है तो ये भी 8 हो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बस उतने में आयत बन जाएगा और 90 डिग्री कोण होना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये पूरा कोण कितना है 90, इसको कितना होना चाहिए 45, ऐसे ये पूरा कोण कितना है 90, ये भी कितना होना चाहिए 45, और 45 45 अगर हो तो 45 के सामने की भुजा, 45 के सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। आपने कहा नहीं बराबर है, यानी एंगल बाइसेक्टर होने जरूरी नहीं। हमने कहा कि अगर भुजाएं बराबर ले लेते हैं, यानी ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, यानी कि अगर 45 इसको होना है, 45 इसको होना है, यानी हमारे डायगोनल को एंगल बाइसेक्टर होना है। एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब कोण समद्विभाजक होना, यानी अगर ये कोण समद्विभाजक हो गया तो ये अपने आप 45, ये भी 45, यानी अगर कोण समद्विभाजक इसको होना है तो आपको पता है कि 45 के सामने की भुजा यानी लंबाई और 45 के सामने की भुजा यानी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। यानी आपने कहा कि एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर लंबाई बराबर चौड़ाई हो गई किसी आयत के लिए तो उसके जो डायगोनल होंगे वो एंगल बाइसेक्टर होंगे। और लंबाई बराबर चौड़ाई किसके लिए होती है? ये स्क्वायर के लिए होती है। यानी स्क्वायर अगर है तो एंगल बाइसेक्टर होंगे, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया कि डायगोनल नीड नॉट टू बी एंगल बाइसेक्टर, यानी जरूरी नहीं कि एंगल बाइसेक्टर हो, जरूरी नहीं कि एंगल बाइसेक्टर हो भी सकते हैं, अगर स्क्वायर हो गया तो हो भी सकते हैं, मतलब स्क्वायर हो गया तब तो होंगे ही, मतलब इसी वजह से मैंने कहा नहीं होंगे नहीं, होना जरूरी नहीं। क्लियर हो गया? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आपको डिटेल में इसी वजह से मैं इसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं कि आप प्रॉपर्टीज को रिलेट कर पाए। ठीक है, चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, अगला कॉन्सेप्ट लिखो। पहले लिख लो एक ऐसे रेक्टेंगल बना लो। अब रेक्टेंगल समझ आ गया तो अब रेक्टेंगल कहूंगा तो फटाफट बना लोगे। आपने कहा रेक्टेंगल है तो हमें अपोजिट साइड बराबर कर देनी है, यानी अगर मैं इसको ए लूँ तो इसको भी ए लेना पड़ेगा, इसको बी लूँ तो इसको भी, और चारों कोणों को 90 90 कर दो, हमारा हो गया। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। हमने कहा कि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई ये लेंथ होती है, कोई एक लेंथ होती है, कोई एक विड्थ होती है, यानी ये विड्थ हो गई, ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई, मतलब ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई, ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी ये लेंथ ये विड्थ। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसका सबसे पहले बताओ पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा बताओ। मैंने कहा पेरीमीटर अगर मैं पूछूं तो पेरीमीटर कितना बता दोगे? आपने कहा पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां गए, बी तक आए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए और डी से ए आ गए। यानी हमने ए से शुरू किया, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए आ गए, यानी हमने हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी और प्लस डी ए। हमने कहा अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा ए बी की वैल्यू है ए, बी सी की वैल्यू है बी, सी डी की वैल्यू है ए, डी ए की वैल्यू है बी, यानी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। और ए क्या है? लंबाई, और बी क्या है? विड्थ। यानी आपने कहा कि लंबाई गुणे चौड़ाई आराम से आपका क्या बन जाएगा लल्ला, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बन जाएगा, सॉरी 2 गुना ऑफ लंबाई धन चौड़ाई क्या बन जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
परिमाप आ जाएगा। यानी किसी आयत के लिए अगर परिमाप आपको निकालना है तो आप कहेंगे लंबाई अगर 10 दे दी जाए, चौड़ाई 5 दे दी जाए, तो आप कहेंगे परिमाप हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 + 5, 10 5 15 का दूना 30 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगर मैं एक 8 दे दूं, एक 9 दे दूं तो बताओ, आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ 8 + 9 यानी कि 17 2 जा 34। अगर मैं कह दूं ये 12 है, ये 3 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 12 3 15 का दूना 30। तो आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ लिया, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यानी 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, यानी परिमाप कितना होता है 2 गुना ऑफ लंबाई धन चौड़ाई होता है। बोलो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है? अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यानी ये लंबाई है, चौड़ाई है। यहाँ लिख लो कि लंबाई जो है एल है और चौड़ाई जो है, विड्थ की स्पेलिंग मैं भूल रहा हूँ, विड्थ की स्पेलिंग क्या होती है? विड्थ की स्पेलिंग BIDTH होता है। चलो तुम चौड़ाई लिखो लिखो। नहीं, बिल्कुल गलत है। लेंथ और विड्थ, विड्थ अगर बी हो और लंबाई एल हो। अगर मैं डायगोनल ड्रा करूं तो डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? आपको पता है कि AC जो होगा डायगोनल, यानी AC विकर्ण जो होगा वही BD के बराबर होगा, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो चाहे हम AC निकाल लें चाहे BD, दोनों को बराबर कर देंगे। हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो पाइथागोरस लगा दोगे, यानी BD की लंबाई यहाँ से हो जाएगी √ में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और यही डायगोनल हो जाएगा। यानी आपके डायगोनल की लंबाई होती है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई का स्क्वायर धन, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, आपके डायगोनल की लंबाई होती है √ में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा वही आपके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ। तो आपसे अगर कोई पूछे, मैं कह दूं कि भैया एक भुजा 6 ले लो, लंबाई 6 ले लो, चौड़ाई 8 ले लो, आप बताओ विकर्ण कितना होगा? आप कहेंगे खट करके 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 100, 100 का वर्गमूल 10, यानी विकर्ण हो जाएगा 10। बोलो क्लियर है। बोलो ये क्लियर है। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चलो अब देखो, अगर मैं एरिया की बात करूं इसके लिए, एरिया कितना होगा? यानी क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अभी प्रॉपर्टीज बहुत बची हैं लला, तो ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम का भी और इसका दोनों का जो डायगोनल होता है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, दोनों का 2 से गुणा कर दूँ, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी अगर मैं कहूँ क्वाड्रिलेटरल यानी आयत ABCD का एरिया कितना होगा, यानी रेक्टेंगल ABCD का एरिया कितना होगा, आप कह देंगे पहली चीज़ तो इसको बराबर कर दिया करो, नहीं तो मैं मानूंगा ही नहीं कि आयत है। मैंने कहा 90 डिग्री भी कर दोगे तभी मैं मानूंगा आयत है, ये कर दिया मैंने। ABCD का एरिया 2 गुना आप कर देंगे ट्राइंगल ABC के एरिया का। बोलो क्लियर है। आपने कहा ये तो फिर बड़ा सिंपल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC और ट्राइंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू लंबाई आधार गुणे ऊंचाई यानी कि P, 2 कट गया, यानी कि L इंटू B, यानी कि हमारे आयत अगर कोई है, कोई क्वाड्रिलेटरल आयत है, तो उसकी जो एरिया होती है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है, यानी एरिया बराबर L इंटू B, या हम कहें क्षेत्रफल बराबर आयत के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बोलो क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 39.5 है, या हम कहें लंबाई तो 39.5 है, चौड़ाई 10 है, 39.5 इज योर विड्थ या लेंथ ले लो कोई सी, और चौड़ाई को 39.5 ले लो अगर, तो लंबाई 10 ले लो। अब बताओ एरिया कितना होगा? आपने कहा 39.5 में 10 से कर देना है गुणा, हमारा 395 हो जाएगा। इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करो, इसको ले लो 4, इसको ले लो 19.75, अब निकालो। आपने कहा अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो 19.75 गुणे 4, 19 चौको 76, और 4 गुणे 7 0.75 यानी 3 और जोड़ दो, यानी 76 3 79 हमारा एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 79 हमारा एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सबको? बहुत ही सुंदर लला, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चलो
अब अगली प्रॉपर्टी लिखो, ध्यान से देखो, क्योंकि लला यहाँ पे तुम्हारा दिमाग में हिलाने वाला हूँ, दिमाग हिल जाएगा। बोलो बोलो, क्लियर है? देखो लिखो, पहले लिखो कॉन्सेप्ट, लिखो CUNC, यानी कि CUNC लिखने के बाद तो आपका दिमाग हिल जाना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हो आप। लिखो फॉर अ गिवन पेरीमीटर, यानी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, या फॉर अ गिवन पेरीमीटर, दिए गए परिमाप के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हमसे कहा कि दिए गए परिमाप के लिए जो मतलब परिमाप अगर सबका बराबर रखें और पूछे क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा एरिया किसकी होगी, तो आप कहेंगे स्क्वायर की। मैंने कहा कैसे, मैं मानता ही नहीं। आप एक बात बताओ, स्क्वायर के एरिया का भी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूं कि साइड का स्क्वायर होता है। मैं कह दूं कि अगर वर्ग का परिमाप मान लो, मतलब एक परिमाप लिया जाता है 20, आपको पता है अगर मैं मानूं कि वर्ग का परिमाप 20 है, स्क्वायर का परिमाप 20 है, तो आपको रेक्टेंगल का भी परिमाप 20 लेना पड़ेगा। परिमाप समान रखना है। और फिर कहा गया सबसे ज़्यादा एरिया किसका होना चाहिए, स्क्वायर का होता है, ठीक है। हमें एक बात बताओ, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 20 है तो साइड कितनी हो जाएगी, 4। और इसका मान लो लंबाई और चौड़ाई, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई 20 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 10, यानी लंबाई मान लो 6 और चौड़ाई मान लो 4, या लंबाई 8 मान लो चौड़ाई 2, या लंबाई 9 मान लो चौड़ाई 1, कोई सा एक पेयर ले लो, कुछ भी मान सकते हो, 5 5 मान सकते हो, 5 5 मानोगे तो वर्ग हो जाएगा। अब आप एरिया निकालो, अगर इसका एरिया निकालने जाओगे 4 साइड वाले, सॉरी साइड आएगी 5, 4 से डिवाइड करेंगे ना, हमने 5 से डिवाइड। अब साइड अगर 5 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 25। ये किसके लिए हुआ, वर्ग के। अगर मैं आयत के लिए पहला 6 4 मानूँ तो 24 एरिया आएगी, दूसरा 8 2 मानूँ तो 16 आएगी, 9 1 मानूँ तो 9 आएगी। यानी आपने कहा कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सबसे मैक्सिमम एरिया निकालना चाहते हैं, आप रोम्बस का भी ट्राई कर लेना या फिर पैरेललोग्राम का ट्राई कर लेना सेम पेरीमीटर के साथ। आप ये ध्यान रखना कि जो स्क्वायर उस पेरीमीटर के लिए बनेगा उसकी एरिया सबसे ज़्यादा होगी, यानी स्क्वायर बड़कू वाला क्षेत्रफल वाला आकृति होता है अगर दिया परिमाप की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। यानी आपको अगर दे दिया जाए कि 20 सेंटीमीटर परिमाप वाले सबसे बड़े क्वाड्रिलेटरल की एरिया क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एरिया फॉर अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो आपको कूद के तुरंत कह देना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर 20 है तो साइड हमें लेना पड़ेगा 5। क्यों? क्योंकि ये पेरीमीटर फिर हमें मैक्सिमम एरिया के लिए स्क्वायर का लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। हालांकि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने यहाँ पे चूंकि रेक्टेंगल पढ़ा दिया था तो मैंने कहा ये कवर कर लेता हूँ। बोलो क्लियर है? हमने एक चीज़ और देखा था कि अगर कोई भी, जैसे ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा एरिया गिवन पेरीमीटर के लिए किसकी होती थी, आपने कहा दिए गए परिमाप के लिए सबसे ज़्यादा एरिया हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती थी, यानी कि जब सारी भुजाएं बराबर हों। हमने कहा अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया किसकी बराबर होती है, सबसे ज़्यादा एरिया कौन क्वाड्रिलेटरल देता है? आपने कहा स्क्वायर। आपको यहाँ से कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर में? आपने कहा जी गुरु बिल्कुल भैया जी बिल्कुल। क्यों और क्या प्रॉपर्टी दिख रही? आपने कहा इसकी भी इक्वल साइड होती है, इसकी भी इक्वल साइड। यानी हम कह सकते हैं दिए गए पेरीमीटर के लिए, यानी दिए गए परिमाप के लिए, फॉर गिवन पेरीमीटर, दिए गए परिमाप के लिए रेगुलर पॉलीगॉन की एरिया सबसे ज़्यादा होती है। बोलो क्लियर है? रेगुलर पॉलीगॉन यानी जिसकी सभी साइड बराबर हो, सभी कोण भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन अभी यहाँ समझो कि रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सभी भुजाएं बराबर होंगी, और सभी भुजाएं बराबर अगर क्वाड्रिलेटरल में कर दे रहे हैं और सभी कोण 90 अंश ले रहे हैं तो स्क्वायर बन जा रहा है। और अगर ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड बराबर, सभी कोण बराबर, तो हमने कहा इसकी मैक्सिमम एरिया आ रही है। यानी अगर हमें कोई परिमाप दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे बनने वाले, इस परिमाप में बनने वाले
सबसे बड़े आकृति का या क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कुछ भी दे दिया जाए तो आपको क्या काम करना है, आपको उसका इक्विलेटरल यानी साइड बराबर वाला देखना है। बराबर साइड वाला जैसे ट्रायंगल रहेगा तो इक्विलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल रहेगा स्क्वायर बनेगा। बोलो क्लियर है? यानी आपको क्या काम करना है, भुजाओं के वैल्यू जो है वो बराबर अगर कर दोगे तो हमारी जो एरिया मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी किसी भी दिए गए पेरीमीटर के लिए। बोलो इतना क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? चलो बहुत सुंदर। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखो, अगला कॉन्सेप्ट लिखो और सुंदर से तरीके से फिगर बनाओ। ABCD कोई आयत है, कॉन्सेप्ट लिख लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लो ऐसे। ABCD कोई आयत है, ABCD कोई आयत है। आयत है मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर, सारे कोण 90 अंश। बोलो क्लियर? इतना क्लियर? मैंने कहा कि कोई एक बिंदु ले लो कहीं पे भी, कहाँ ले, यहाँ पे ले लो। आपने कहा यहाँ पे लो गुरु, मैंने कहा ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो। हमें नहीं पता ये कैसा बिंदु है, बस ये कोई बिंदु है। क्या है? दिस इज अ पॉइंट ओनली। इसके बारे में हमें इतना पता है कि ये कोई पॉइंट है। पॉइंट का नामकरण कर दो ओ, पॉइंट का नामकरण कर दो ओ। अब आपको मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊं। आप एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर, किसी रेक्टेंगल के अंदर कोई बिंदु ओ है, कोई बिंदु कहीं भी हो, रेक्टेंगल होना चाहिए और उसके अंदर होना चाहिए कोई भी, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है AO का स्क्वायर प्लस O से अपोजिट वाला यानी OC का स्क्वायर। AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर ऐसे दूसरा वाला BO का स्क्वायर प्लस अपोजिट OD का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखना, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे अगर आप तो बहुत आगे जाएंगे, अगर नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होगी आपको। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है लला? बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। बोलो क्लियर है? आपको क्या करना है, एक क्या लेना है, क्वाड्रिलेटरल लेना है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयत होना चाहिए। और उस आयत के अंदर एक बिंदु हमने ले लिया O, तो A से O की जो दूरी होगी उसका स्क्वायर, फिर अपोजिट वाला शीर्ष यानी कि CA का अपोजिट है, फिर उससे C से O की जो दूरी होगी उसका स्क्वायर, B से O की जो दूरी होगी उसका स्क्वायर, O से जो D की दूरी होगी OD स्क्वायर। इनके दोनों के योग यानी अपोजिट पॉइंट से, अपोजिट शीर्षों से जो इस बिंदु की दूरी होगी उनके वर्गों का योग हमेशा बराबर होगा। यानी कि अगर B से O की दूरी BO, D से O की दूरी DO, इन दोनों के स्क्वायर का योग यानी BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, C से O की दूरी यानी CO का स्क्वायर, A से O की दूरी यानी AO के स्क्वायर के योग के बराबर होंगे। ये ध्यान रखना है, लिख लो ये। एक कोई पॉइंट होना चाहिए, ये कोई पॉइंट होना चाहिए। यानी हमें नहीं पता कि ये O जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, बस हमें पता है कि कहीं पे है और रेक्टेंगल के अंदर। अब मैं अगर इस पर प्रश्न पूछूं कि भैया ऐसा प्रश्न SSC पूछ ले तो आप क्या करोगे? आप कहोगे गुरु कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कह दिया, ये भुजा 6 ले लो, ये भुजा 8 ले लो, या ये भुजा 6 ले लो, ये भुजा 8 ले लो, ये 5 ले लो, तो OC की वैल्यू बताओ। चलो बता दो। मैंने क्या कहा, AO 5 ले लो, OB 6 ले लो, OC X ले लो और OD 8 ले लो। अब OC की वैल्यू बतानी है। आपने कहा यहाँ पे पुट कर दो, तो AO का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस OC का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर यानी X स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस OD का स्क्वायर यानी कि OD नहीं OD है, ठीक है, बहुत तेज सुनते हो, 64। तो हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 यानी कि 100, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 75 लल्ला, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 5√3। बोलो क्लियर है? इस फॉर्मूले से बस दो चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे लिख लेना, ओ कोई बिंदु हो, ओ बी एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD, यानी ए ओ जो है ABCD रेक्टेंगल के अंदर कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु कहाँ पे हमें मतलब नहीं, बस ये याद रखना, इसकी दूरी का स्क्वायर प्लस इतनी दूरी का स्क्वायर बराबर इतनी दूरी का स्क्वायर प्लस इतनी दूरी का स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक है, ओ कोई भी बिंदु हो सकता है। बोलो क्लियर? ये सब फॉर्मूले आपके दिमाग में घुस रहे हैं? बहुत ही सुंदर। रेक्टेंगल पे भी सवाल करेंगे, स्क्वायर पे भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर सवाल पे आएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? ओ कोई बिंदु हो तो ओ से
जो अपोजिट वर्टिसेस होंगे उनकी दूरियों का जो योग होगा, यानी डिस्टेंस का जो स्क्वायर का, सॉरी, दूरियों के वर्गों का जो योग होगा, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट लिख लो लल्ला कि फिगर, लिखो कॉन्सेप्ट, लिखो लिखो फिगर यानी कि आकृति फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। हिंदी वाले लिखेंगे कि अगर हम किसी आयत के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो प्राप्त आकृति हमेशा समचतुर्भुज होती है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, अगर इसका मध्य बिंदु P हो, इसका मध्य बिंदु Q हो, इसका मध्य बिंदु R हो, इसका मध्य बिंदु S हो, तो P Q R S हमारी जो आकृति होगी, हमसे कहा गया कि ये क्या होगी, समचतुर्भुज होगी। हमने कहा वो कैसे? आपने कहा देखो, मैंने कहा अगर पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, अगर ऐसे इसको पूरा 12 मान ले तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये 5, ये 5, ये 6, ये 12, तो ये भी 12, यानी कि ये 6, ये 6, ऐसे ये 10, तो ये वाला भी 10, यानी ये 5, ये 5। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल। यानी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 5 6 साइड वाले त्रिभुज का विकर्ण, यानी कर्ण, यानी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 36 61, 25 36 61। ऐसे ये वाला 25 36 61, ऐसे ये वाला 25 36 61, यानी ये वाला 25 36 61। आप अगर देख पाएँ तो अगर इसको ड्रा कर दूं तो आपको ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि आपको पता है ये कोण इस कोण के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये जो चारों ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जितना एंगल बाहर लेके जाएगा उतना ही है, ये एंगल जितना लेके जाएगा उतना ही है, यानी ये चारों बराबर बराबर एंगल लेके जाएंगे। यानी ये कोण, मान लो ये थीटा लेके जा रहा है, ये भी थीटा लेके जा रहा है, ये थीटा लेके जा रहा है, ये भी थीटा लेके जा रहा है, तो ये बच रहा है आपका 180 माइनस 2 थीटा। सिमिलरली ये वाला भी 180 माइनस 2 थीटा बच रहा है, यानी अगर ये थीटा लेके जा रहा है ये थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा, सिमिलरली ये भी 180 माइनस 2 थीटा। तो आमने सामने के कोण बराबर, चारों भुजाएं बराबर, क्या हो जाएगा? रोम्बस। तो लिख लो कि अगर हम किसी आयत के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो प्राप्त आकृति एक समचतुर्भुज होती है। समचतुर्भुज होती है, क्या होती है? समचतुर्भुज होती है, समचतुर्भुज होती है। चल बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट लिखो लल्ला, इसी के कड़ी में एक और कॉन्सेप्ट से घर भर दो, उसके बाद रेक्टेंगल के क्वेश्चंस करेंगे। कहा क्या गया? कहा गया कि अगर, लिखो, फिगर फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि किसी आयत के कोण समद्विभाजकों से प्राप्त आकृति वर्ग होती है। लिखो, एक फिगर फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, लिख लो आप। आपने कहा कि एक आयत है, अगर हम उसके चारों कोण समद्विभाजक ड्रा कर दें, यानी ए बी सी डी कोई कोण समद्विभाजक है, इसके सॉरी आयत है, इसके कोण समद्विभाजक ड्रा कर दें, यानी ये कोण समद्विभाजक, मान लो ये कोण समद्विभाजक यहाँ आया, ये कोण समद्विभाजक यहाँ आया, ये कोण समद्विभाजक यहाँ आया, और ये कोण समद्विभाजक यहाँ आया, तो जो हमारी आकृति मिलेगी यानी पी क्यू आर एस, ये क्या मिल जाएगी? स्क्वायर होगी। तो आप लिख लो कि ये जो पी क्यू आर एस होगा वो स्क्वायर होगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि ये 45, ये 45, तो ये 90 हो गया, ये 45, ये 45, तो ये 90 हो गया, ये 45, ये 45, तो ये 90, और ये इसका अपोजिट ये वाला है, यानी ये वाला 90, ये 45, ये 45, ये 90, तो इसका अपोजिट 90, यानी कि चारों कोण बराबर। चारों कोण बराबर हुए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो स्क्वायर हो ही, आयत हो ही जाएगा। और अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप देख सकते हो कि ये भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजाएं बराबर होंगे, या प्रूव कर सकते हो, प्रूव थोड़ा लंबा है इसी वजह से मैं नहीं जाना चाहता कि इसकी लंबाई के बराबर प्रूव कर दूं। अभी थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाहता। आप ये जानो कि अगर किसी स्क्वायर के, यानी किसी रेक्टेंगल के, यानी किसी आयत के
अगर कोण समद्विभाजक ड्रा कर दिए जाएँ तो कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं यानी जो आकृति बनाते हैं वो वर्ग होती है। यानी आप लिख लो कि पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, यानी पी क्यू आर एस एक वर्ग है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है। बोलो क्लियर हुआ? यानी मेरा एक प्रश्न है, अब लिख लो प्रश्न क्या है, मतलब प्रश्न को दिमाग से सोच के बताना है। मैंने कहा एक आयत है जिसका एक कोण समद्विभाजक पी पे मिलता है, मतलब दो कोण समद्विभाजक पी पे मिलते हैं, बाकी दोनों क्यू पे मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को आर और एस पे काटते हैं, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर होगा वो क्या होगा? तो आपके मुंह से सीधे निकलना चाहिए, वो एक वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। इसकी लंबाई आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करके फिर हम एक बार इसकी लंबाई निकालेंगे पूरे की, फिर एक बार इसकी घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इसकी लंबाई बराबर निकालनी है तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से एक बार इसकी लंबाई निकालेंगे और फिर एक बार इसकी घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी, दोनों की लंबाई बराबर आएगी। आप देख लेना। ठीक है। तो मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजकों का मीटर बिंदु से जो आकृति बनती है, यानी पॉइंट ऑफ मीटिंग से अगर आकृति जो बनती है वो दोनों, मतलब अगर चारों एंगल बाइसेक्टर किसी रेक्टेंगल की ड्रा कर दिए जाएँ तो वो क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। इतनी सी प्रॉपर्टी थी आपके रेक्टेंगल की, जो कि रेक्टेंगल आप बहुत छोटा सा समझ के पढ़ लेते हो। अब मुझे नहीं लगता कि रेक्टेंगल से आपकी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इन फ्यूचर भी, और अभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं बची होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है लल्ला? बोलो क्लियर है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। दो चार प्रश्न लिख लो फटाफट, एसएससी एग्जाम में पूछेंगे। पहला प्रश्न लिख लो, एमटीएस एग्जाम 2013 में पूछा गया। अब एमटीएस का है तो ऐसा नहीं कि बहुत सड़ा मान के करो, अब आपको कॉन्सेप्ट आता है इस वजह से आसान लगेगा। कहा गया कि क्यू ए बी सी डी कोई आयत है, उसके अंदर कोई बिंदु है। क्यू ए बी सी डी आयत है, उसके अंदर कोई बिंदु है, यानी क्यू इज अ पॉइंट इन साइड रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्यू ए बराबर आपको दिया गया 3, क्यू बी बराबर दिया गया आपको 4, क्यू सी बराबर आपको दिया गया 5। तो आपसे पूछा गया क्यू डी कितना होगा, यानी इसकी लंबाई पूछी गई। क्यू कोई बिंदु है, क्यू कोई बिंदु है, लिख लो क्यू बी एनी पॉइंट, क्यू बी एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी। आपको दिया गया ये चीजें, आपको बताना है क्यू डी की लंबाई कितनी होगी। आपको ऑप्शन दिए गए 3√2, √34, 5√2 और √41। चलो फटाफट लगाओ, 2 सेकंड में थप्पड़ मार के प्रश्न करो। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर बराबर क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आपने कहा पुट कर दो, ए क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्यू सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्यू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्यू डी स्क्वायर। ऐसे लिख लो, 16 को इधर भेजेंगे, 25 में से घटेगा 9, 9, 9 18, क्यू डी स्क्वायर बराबर 18 यानी क्यू डी बराबर 3√2 हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? एमटीएस का प्रश्न है, जरूरी नहीं कि आसान हो, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अगर ना पता होता तो यही प्रश्न आपके लिए मतलब समझ लेते हो कि अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, और आपको चूंकि कॉन्सेप्ट पता था तो फट करके मार दिया इसको। बोलो क्लियर है? चल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आए, सबका आया, सबने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चलो अगला प्रश्न लिखो, ये सीजीएल मेंस 2013 का प्रश्न है, यहाँ पे लिख लेना सीजीएल मेंस 2013 का प्रश्न है। आपसे कहा गया एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। लिख लिया करो एग्जाम, ये जो एग्जाम बोलता हूँ इस वजह से कि आपको लगे कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई 2 है। ठीक है, कहा गया पी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी पी लंबाई, ए बी लंबाई है और पी इसका मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है यानी ये इसको 2 बराबर भागों में काटता है। तो आपको बताना है सी पी बी की वैल्यू क्या होगी, यानी एंगल सी पी बी की वैल्यू क्या होगी, यानी एंगल सी पी बी की वैल्यू क्या होगी। चलो बताओ। आपसे कहा गया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी और बी सी उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और विड्थ WIDTH, ये लंबाई और चौड़ाई है जिनका अनुपात 3:2 है। पी मिड पॉइंट है, पी मध्य बिंदु है ए बी का,
तो आपसे निकालने को कहा गया एंगल सी पी बी निकालो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बजाने को 3/5 साइन सी पी बी की वैल्यू निकालनी है। इसका ऑप्शन दिया गया 3/5, 3/4, 3/5, 3/4, 2/4 ले लो, एक 2/5, एक 4/5 ले लो। चलो लगाओ। आपने कहा ये पूरा 3 था, ये पूरा 2 था, या हम कहें 3:2 था तो इसको हम 6 मान ले, इसको 4 मान ले। बोलो मान सकते नहीं? यानी पूरा हमने ये 6 मान लिया, ये 4 मान लिया। मैंने कहा ठीक है गुरु, अगर मैं 6 मान रहा हूँ, ये 4 मान रहा हूँ, ये पूरी भुजा 6, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो गया 3, ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस लगा दोगे। आपको क्या निकालना था? साइन सी पी बी, यानी साइन सी पी बी बराबर कितना हो जाएगा? सी पी बी यानी साइन कितना होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि सी पी बी के सामने की भुजा परपेंडिकुलर 4 बटे कर्ण कितना होता है? 90 के सामने की भुजा 5। तो आपने कहा साइन सी पी बी बराबर 4/5। आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि कुछ नहीं पता होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप खाली दिमाग से देते तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो चलो अगला प्रश्न बजाएं, अगला प्रश्न बजाएं। बहुत सुंदर, लिखो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पहले लिख लो। लिखो लिखो कि अगर कोई आयत है, ये मैंने हालांकि सर्कल में पढ़ाया था, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसको कोई सर्कल उसके चारों शीर्षों से होकर गुजरता है, यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों शीर्षों से होकर कोई सर्कल गुजरता है, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों शीर्षों से होकर कोई सर्कल गुजरता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको पता होगा। दूसरी चीज मैंने कह दी कि ए बी सी डी यहाँ पे आयत है, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, आयत हो गया। अब आपसे कहा क्या गया है? आपसे कहा गया कि अगर इसकी एडजेसेंट साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो सर्कल की रेडियस निकालो। तो आप एक चीज देखो कि अगर लंबाई और चौड़ाई एल और बी हो तो जो ये आयत बनेगा, यानी आपको एक चीज बता दूं कि अगर किसी वृत्त के अंदर, किसी सर्कल के अंदर कोई रेक्टेंगल खींचा गया है तो जो सर्कल का डायमीटर होता है वो बराबर होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। यानी आपको बता दूं कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है जिसके चारों शीर्षों से होकर कोई वृत्त पास होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वृत्त का व्यास होगा वो आयत के विकर्ण के बराबर होगा। अब आपको क्वेश्चन इसी पे पूछ लिया गया सीजीएल एग्जाम 2014 में कि लंबाई अगर 12 हो, चौड़ाई 5 हो, तो जो वृत्त इसको घेरेगा, यानी वृत्त जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी। आपने कहा ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 169, यानी विकर्ण हो गया 13, और विकर्ण ही डायमीटर बन जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बन जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना हो जाती है? डायगोनल के बराबर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 13/2, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? अब एक प्रश्न सीजीएल 17 का कर लेते हैं और उसके बाद सीजीएल 17 मेंस का करेंगे, और उसके बाद इसको अपनी वाड़ी को मैं यहीं विराम दूंगा और उसके बाद हम बजाएंगे अगले दिन इन क्वेश्चंस को। चलो सीपीओ 2017 का एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क देता हूं, फिर अपनी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। सीपीओ 2017 का एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। कहा गया लिखो पी क्यू आर एस एक आयत है, यानी पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर करना है। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी और डी जो है वो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी के मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी सी डी, ये ए इसका मध्य बिंदु है, बी इसका मध्य बिंदु है, सी इसका मध्य बिंदु है और डी इस साइड का मध्य बिंदु है। कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर जो बन रहा है उसकी एरिया जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको ट्रायंगल बी सी डी की एरिया बतानी है कितनी होगी। समझ आ गया? पी क्यू आर एस एक आयत है, भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु ए है, भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु बी है, भुजा आर एस का मध्य बिंदु सी है,
भुजा एसपी का मध्य बिंदु डी है। अगर पी क्यू आर त्रिभुज जो बन रहा है उसकी एरिया 48 है तो बी सी डी की एरिया कितनी होगी? आपको ऑप्शन दिया गया 24, 16, 6 और 12। ये आपको उत्तर करना है। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी एंड डी आर द midpoints of PQQR, RS and SP respectively. If area of PQR is 48 cm square लल्ला, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ BCD। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वर्ग टॉपिक का कल वेट करना है, कल वाले वर्ग और ट्रेपेजियम दोनों खत्म करेंगे। आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट भी हो गया था, इस वजह से भी थोड़ी क्लास छोटी रखनी पड़ रही है, अदरवाइज मैं पूरी क्लास लंबी ही रखता और काफ़ी अच्छे से आपको समझा के ही करवाना होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा नाटक नहीं कर सकते, है ना। तो आई होप आप सारे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। मिलते हैं कल 8 बजे स्टार बैच की क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड लक, लव यू ऑल।